Good morning, students. This is Dr. Swati Sharma from Government College जयपुर. बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. हम जान चुके हैं कि जो मेटल आयन की एनर्जी वैल्यू में नेट डिक्रीज़ होता है, जो कमी आती है, किसकी वजह से? स्प्लिटिंग ऑफ इट्स डी ऑर्बिटल्स इज़ नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. स्प्लिटिंग होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कुछ लोअर एनर्जी लेवल वाले डीजनरेट सेट में जाते हैं, कुछ अपर हाई एनर्जी वैल्यू वाले डीजनरेट सेट में जाते हैं. नेट इलेक्ट्रॉन वैल्यू और नेट एनर्जी वैल्यू जो आती है उसमें डिक्रीज़ जो होता है पहले की एनर्जी वैल्यू से, मेटल आयन की एनर्जी वैल्यू से, वो जो डिक्रीज़ है उसको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज़ गिवन एज -0.4 n T2G प्लस 0.6 n EG. और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यही एनर्जी दी जाती है -0.6 n E प्लस 0.4 n T2. यहाँ पर G टर्म रिमूव करने की वजह आपको पता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता है, इसीलिए इनके जो स्प्लिट ऑर्बिटल्स हैं, जो स्प्लिट ऑर्बिटल्स के डीजनरेट सेट्स हैं, उनमें जो E और T नॉमेनक्लेचर है उसके आगे से G शब्द हटा दिया है. ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए ये T2G और EG हैं, टेट्राहेड्रल फील्ड के लिए E और T2 है. Now, if P is the pairing energy required to pair two electrons in the same orbital and M is the number of such paired electrons, then crystal field stabilization energy for dn ions in an octahedral complex in terms of delta O will be given as, यानी octahedral complexes के लिए splitting energy दी जाएगी -0.4 P. P is the number of electrons in T2G orbitals, plus 0.6 Q. Q is number of electrons in EG orbitals, multiplied by splitting energy of octahedral complex, plus M into P. P is pairing energy, M is the number of paired electrons. Now we will go through some all the crystal field stabilization energies for octahedral complexes. फर्स्ट केस, इसमें हमने केसेस बनाए, यानी हमने इसको डिवाइड कर दिया है, जहाँ पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी सेम है उन कन्फिग्रेशंस को एक साथ रख दिया है. फर्स्ट केस लिया है जब n की वैल्यू 0 है या 10 है. इन दोनों ही केसेस में 0 और 10 जब n की वैल्यू है, उन दोनों केसेस में और हाई और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 0 होती है. यानी कि कोई भी स्टेबिलिटी, देयर विल बी नो नेट स्टेबलाइजेशन ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स. डी कक्षकों के विभाजन की वजह से और उनमें इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टेबलाइजेशन एनर्जी में. ए जब n 0 है, P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 0. तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज -0.4 इंटू 0 प्लस 0.6 इंटू 0 इंटू डेल्टा O, एंड दैट ऑल कम्स आउट टू बी 0. Similarly, for n is equal to 10, P is equal to 6, Q is equal to 4, and it should have been shown like M is equal to 5. And the energy comes out to be, crystal field stabilization energy comes out to be 0. If n is equal to 1, 2 or 3, this is second case, then in both the high and low spin octahedral complexes, यानी octahedral complexes का चाहे high spin हो चाहे low spin हो, अगर n की वैल्यू यानी number of electrons in d orbitals of metal ion are 1, 2 or 3, then the crystal field stabilization energy is same, because they will singly occupy the T2G energy level. 3 तक इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो वो एक 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 करके T2G के DXY YZ ZX ऑर्बिटल्स में जाएंगे। कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि उनको हायर एनर्जी लेवल में जाना है कि पेयरिंग होनी है। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं सेम एनर्जी लेवल के लोअर एनर्जी पे, तो कोई और सेकेंड ऑप्शन नहीं आ रहा। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज़ -0.4 + 1 + 0.6 × 0 इज इक्वल टू डेल्टा ओ into delta O is equal to -0.4 delta O. And similarly you can see for n is equal to 2 and n is equal to 3 on the screen that the energy values come out to be -0.8 delta O for n is equal to 2 and -1.2 delta O for n is equal to 3. Now third case is when n is equal to 8 or 9, यानी जब मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स में 8 या 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है लो और स्पिन हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और इसीलिए उनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़ भी सेम होती हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 8 व्हेन p इज इक्वल टू c एंड q इज इक्वल टू 2। Q 3 नहीं है यहाँ पे, Q को 2 भरना होगा क्योंकि n इज इक्वल टू पी प्लस क्यू 6 + 2 इज इक्वल टू 8। नीचे भी करेक्शन रहेगा -0.4 × 6 + 0.6 × 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी -1.2 into splitting energy. Now for this third case and B part for n is equal to 9, here it is correct, P is equal to 6, Q is equal to 3 and crystal field stabilization energy comes out to be -0.4 × 6 + 0.6 × 3 and the net value is -0.6 delta O. Now distribution of electrons in case 4, distribution of electrons and hence crystal field stabilization energy values for octahedral complexes in high and low spin are different for n is equal to 4, 5, 6 और 7. यानी जब d ऑर्बिटल में मेटल आयन के d ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 4, 5, 6 या 7 हैं, तब इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में अलग अलग होंगी. तो यहाँ पर हम हर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की वैल्यूज़ अलग अलग पढ़ेंगे. n इज इक्वल टू 4 में आपको सामने स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई है और इस वजह से इनकी स्पिनिंग कम है क्योंकि कुछ पेयर हो गए तो रिमेनिंग ही स्पिनिंग दिखा रहे हैं, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड रह गए. इसका मतलब है स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी जो है, स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा थी. तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए हमेशा स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से. सो आप स्क्रीन पे देखें n इज इक्वल टू 4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स and delta O is more than P pairing energy. Therefore, electron distribution will be T2G 4 electrons, Eg 0 electrons. Pairing energy कम थी splitting energy ज़्यादा थी, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन आया है वो T2G ऑर्बिटल्स में ही पेयर अप हो गया किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ. अब इसमें m की वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वैल्यू 1 हो गई. तो अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज़ -0.4 × 4 + 0.6 × 0 डेल्टा O + P कम्स आउट टू बी -1.6 डेल्टा O + P. यहाँ पर P 4 है, Q 0 है, M 1 है. इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 जब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन का मतलब स्पिनिंग ज़्यादा है यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसका मतलब है पेयरिंग नहीं हुई. तो डेल्टा O जो है वो पेयरिंग एनर्जी से, स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, तो वो काम प्रेफर होगा, वो प्रोसीजर फॉलो होगा जिसमें एनर्जी कम कंज्यूम हो रही हो. तो क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो पेयरिंग में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, वो काम नहीं किया जाएगा. स्प्लिटिंग में स्प्लिटिंग एनर्जी कम है यानी हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन का जाना आसान है, कम एनर्जी खपा रहा है, पॉसिबल है.
तो इलेक्ट्रॉन जो है, चौथा इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में यानी कि लो फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स के सेट Eg में चला जाता है। तो P की वैल्यू 3 हो जाती है, Q की वैल्यू 1 हो जाती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस केस में 0 हो जाता है और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम्स आउट टू बी -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1 इंटू डेल्टा O प्लस 0 इंटू P। कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है तो अगेन इट इज़ -0.6 डेल्टा O। n इज इक्वल टू 5 में लो स्पिन या हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग एनर्जी कम्स आउट टू बी -2.0 डेल्टा O प्लस 2P और एन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी लो फील्ड कॉम्प्लेक्स में दिस एनर्जी कम्स आउट टू बी 0। C n इज मतलब नेक्स्ट केस फॉर n इज इक्वल टू 6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी हाई फील्ड कॉम्प्लेक्स यानी डेल्टा स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है, उस केस में क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम्स आउट टू बी -2.4 डेल्टा O प्लस 3P। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आने वाला चौथा, पांचवा, छठा इलेक्ट्रॉन है वो T2G ऑर्बिटल्स में ही चला जाता है। पेयरिंग एनर्जी कम है इसलिए तीनों आने वाले इलेक्ट्रॉन्स पहले से तीनों एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि T2G के हैं उनसे पेयर अप हो जाते हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या लो फील्ड कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऊपर जाएंगे। तो T2 ऑर्बिटल्स में पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स, फिर Eg ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बचा छठा इलेक्ट्रॉन वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल यानी T2G में पेयर अप हो जाता है। तो नेट रिजल्ट ये निकलता है कि T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम्स आउट टू बी -0.4 डेल्टा O प्लस P। एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है इसलिए पेयरिंग एनर्जी का के साथ जो m वैल्यू है वो 1 ही रह गई है। नेक्स्ट केस है n इज इक्वल टू 7। इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए T2G6 Eg1, सातवें इलेक्ट्रॉन के पास और कोई चांस ही नहीं है कि भाई अब जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था और T2G में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा चुके थे तो फिर सातवें इलेक्ट्रॉन को ऊपर ही जाना पड़ेगा। फिलिंग का जो क्रम है वो रहता है, पहले T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स गए, अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है यानी स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से। ये ऊपर देख सकते हैं आप कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में दिस बिकम्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में दिस बिकम्स T2G6 एंड देन देर इज़ नो अदर ऑप्शन, क्योंकि T2G ऑर्बिटल्स पूरी तरह भर गए हैं इसलिए 7th इलेक्ट्रॉन को Eg में जाना ही पड़ेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हाई फील्ड। हाई फील्ड का मतलब है डेल्टा O इज़ मोर देन पेयरिंग एनर्जी। हाई फील्ड तो फिर पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी है इसलिए पहले पेयरिंग हो जाती है और T2G ऑर्बिटल्स में पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, फिर चौथा, पांचवा, छठा इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में ही पेयरिंग करता है, स्प्लिट नहीं हो पाता, मतलब हाई एनर्जी लेवल पे नहीं जा पाता है, पहले वो पेयरिंग करता है। तो T2G ऑर्बिटल्स में पहले चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर अप होगा, पेयरिंग एनर्जी कम है, स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो ऊपर जाने के बजाय पेयर होगा। पांचवा इलेक्ट्रॉन फिर T2G के नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से पेयर अप होगा, छठा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से पेयर अप होगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बन जाएंगे, m की वैल्यू 3 हो जाएगी। और जो सातवां इलेक्ट्रॉन है अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पेयरिंग एनर्जी कितनी भी कम हो पर स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी भी ज़्यादा हो, पर क्योंकि T2G ऑर्बिटल फुलफिल हो गया है इसलिए सातवां इलेक्ट्रॉन अब Eg हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा एंड नेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हो जाएगी -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 1 डेल्टा O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स T2G में आ गए हैं इसलिए 3 पेयर्स P पेयरिंग एनर्जी एंड नेट रिजल्ट कम्स आउट टू बी -1.8 डेल्टा O -1.8 डेल्टा O प्लस 3P एंड माइनस साइन इंडिकेट्स की एनर्जीज रिलीज हुई हैं और स्टेबलाइजेशन हुआ है। प्लीज़ रीड माइनस हेयर। n इज इक्वल टू 7 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में T25 और T2G5 Eg2
फिर वही किस्सा है कि और इस केस में हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में यानी लो फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में डेल्टा ओ कम है पेयरिंग एनर्जी से। डेल्टा ओ कम है तो इलेक्ट्रॉन्स पहले हाई फील्ड में चले जाते हैं। फिलिंग का क्रम रहता है T2G में पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर EG में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे। अब 7वें इलेक्ट्रॉन को 3 और 2 5 भर गए। अब छठे इलेक्ट्रॉन को T2G में पेयर अप होना पड़ेगा और 7वें इलेक्ट्रॉन को भी T2G में पेयर अप होना पड़ेगा, क्योंकि EG में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, T2G में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हाफ ऑक्यूपेशन हाफ ऑफ हो चुकी है। तो अब जो पेयरिंग है वो पेयरिंग लोअर एनर्जी लेवल में हो जाएगी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम्स आउट टू बी -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2 डेल्टा ओ प्लस 2p। 2 पेयर्स बन गए हैं T2G में एंड दिस इज नेट वैल्यू इज -0.8 डेल्टा ओ प्लस 2p। बच्चों ये जो सारी वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हम एक टेबल में समराइज़ कर लेंगे अलॉन्ग विद द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ फॉर मेटल आयंस। ये आपको देखिए आपकी टेबल है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ दी हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ यहाँ पे डार्क हो रखा है, वहाँ पे एक्चुअली μs लिखा है। ये मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ हैं वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे लगती हैं, डिपेंड करती हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज़ होती रहेंगी। जैसा आप 1-2 केसेस में देखिए D1 में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटॉन है। D2 में 2 हैं और 2.8 इसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है। इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स घटते जाएंगे वैल्यूज़ वापस से घट जाएंगी। ओके, सो यू कैन सी अगेन here in D10 complexes the μs value is 0.00 because there is no unpaired electron. In D9 since there is just one electron the value is 1.73. अब यहाँ ये 1.73 D9 की और D1 की 1.73 exactly same है because this value depends on the number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons in D1 configuration is 1 and D9 configuration is 1. So you can always compare these values. Thank you.